अस्सलाम वालेकुम मेरे पाकिस्तानियों, आप देख रहे हैं लॉ एंड पॉलिटिक्स विद AR सिद्दीकी। गुज़श्ता 2 दिनों में कुछ इवेंट्स हुए हैं और जो इवेंट्स में ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं, दो रोज़ कबल फैसल वाडा की प्रेस कॉन्फ्रेंस और फिर इसके बाद DG-ISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस और यस्टरडे इमरान खान साहब का जो लॉन्ग मार्च शुरू हुआ है लिबर्टी चौक लाहौर से। ये 3 इवेंट्स और इस हवाले से सबसे पहले फैसल वाडा की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है उस हवाले से मैं कुछ गुजारिश करता चलूँ कि जिस भोंडे अंदाज में फैसल वाडा की ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है, ये पूरी कौम ने देखा और प्रेस कॉन्फ्रेंस ख़त्म होते ही विद इन नो टाइम पोस्टमार्टम करके रख दिया। उसकी बैकग्राउंड देख लें कि जनाब फैसल वाडा PTI के एक साबका मेंबर कौमी असम्बली है, लेकिन जिस तरह से प्रोजेक्ट किया गया वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया जो इमरान खान को नहीं दिखा रही, पता नहीं किसके कहने पे नहीं दिखा रही, या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लीडरान को नहीं दिखाते, उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं दिखाते। लेकिन फैसल वाडा की प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए सबसे पहले आधा घंटे पहले उनकी ब्रेकिंग न्यूज़ चलाई गई कि ब्रेकिंग न्यूज़ फैसल वाडा 9 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रहे हैं। और फिर 9 बजे एग्जैक्ट तमाम ये बिकाऊ इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ने बराह रास्त फैसल वाडा को दिखाया। और सबसे बड़ी हैरत की बात कि जो 2 मिनट की खबर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान की नहीं दिखाते, वो पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस पाकिस्तान टेलीविज़न ने दिखाई, जिससे सारी चीज़ें क्लियर हो गई कि वो कौन था, वो कौन है जिसने फैसल वाडा की प्रेस कॉन्फ्रेंस करवाई और फैसिलिटेट किया। इसलिए इस पर ज़्यादा जाने की आगे डिटेल में ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये क्लियर हो गया और ये जो फायर है ये मिस फायर हो गया। कई लोगों ने मुख्तलिफ़ किस्म के इसमें कमेंट्स भी दिए, जो कुछ कमेंट्स से 2-3 में कमेंट्स पढ़ के इस केस से अच्छा स्क्रिप्ट तो मैं तैयार कर सकता था। किसी ट्वीट पे किसी ने ट्विटर किया, दूसरे ने कहा है कि शुक्र है जल्दबाजी में प्रेस कॉन्फ्रेंस PTV स्पोर्ट्स पर नहीं दिखाई। तो फैसल वाडा की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है और मीडिया का रद्द-ए-अमल है सबके सामने है और ये ज़ीरो हो गया। इसके बाद आप ये देखिए कि अगले दिन यानी कि जुम्मा के दिन अरशद शरीफ शहीद का नमाज जनाजा पढ़ाई जानी थी, लेकिन बजाय इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ने यह करने के तमाम PDM की पार्टी स्पेशली नून लीग ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करने शुरू कर दी। और इस फैसल वाडा के कॉन्फ्रेंस के बाद राना सनाउल्लाह ने भी की और नवाज़ शरीफ ने भी कमेंट्स दिए और फिर उसके बाद उनके दीगर लीडरान ने शुरू कर दी। और सबसे बड़ी ज़्यादती मैं समझता हूँ जो हुई वो यस्टरडे DG-ISPR ने और DG-ISI ने, फर्स्ट टाइम मैं समझता हूँ पाकिस्तान की हिस्ट्री में ऐसा हुआ कि DG-ISI इकट्ठे बैठे और प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इससे पहले कि प्रेस कॉन्फ्रेंस के वाले देखूँ तो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस तकरीबन 1.25 घंटे चलती रही है और इसमें सियासी मामलात पे बहस की गई है। ये बड़ी ख़तरनाक है। बहैसियत पाकिस्तानी मैं परेशान हूँ, बाकी बहैसियत एक लॉ के स्टूडेंट परेशान हूँ कि ये पाकिस्तान में हो क्या रहा है। ये यकीनी तौर पे आर्टिकल 243, 244 और 245 की वायलेशन है और 3rd शेड्यूल में जो उनका हलफ होता है वो हलफ लेते हैं, इसकी उन्होंने वायलेशन की है। बहरहाल ये उनका रद्द-ए-अमल है। मैंने कानूनी और आईनी तौर पे बता दिया कि इन्होंने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस कल की है वो इंतहाई ख़तरनाक है और मैं समझता हूँ वो काबिल एतराज़ है। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में जहाँ पर बेशुमार बातें की हैं DG-ISI ने स्पेशली, उस पर मैं कुछ कमेंट्स देना चाह रहा हूँ कि उन्होंने अरशद शरीफ के हवाले से जो एलिगेशन लगाया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन पर, वो इंतहाई काबिल मज़म्मत है। जब आप फरीक बन जाते हैं तो लॉ में एक प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल ऑफ ऑडी अल्टरम पार्टम, नो बॉडी कैन बी कंडेम्ड अनहर्ड। तो फिर जिस पे इल्ज़ाम लगाया जा रहा है उसका हक बन जाता है कि वो जवाब दे। और क्योंकि इमरान खान अकेला नहीं है, इमरान खान इस वक्त पाकिस्तान की सबसे बड़ी पार्टी का सरबराह और 3/4 मेजॉरिटी इस वक्त पाकिस्तान इमरान खान के साथ हैं, तो उसके फॉलोअर्स
सिर्फ पाकिस्तान में नहीं, बैरून पाकिस्तान में मौजूद हैं, जो डिफेंड करना चाहते हैं अपने खान साहब को, और वो जवाब देंगे। और मैं जवाब देना चाहता हूँ बहैसियत पाकिस्तानी होने के और बहैसियत कानून के एक तालिब इल्म के, कि जनाब आपने कहा कि अरशद शरीफ को किस तरह से उन्होंने थ्रेट अलर्ट जारी किया और फिर उनको भेजा गया। चलें, मैं चंद क्वेश्चन करता हूँ, आप उसका जवाब दीजिएगा। और वो ये है कि 6 महीने में जो कुछ हुआ सहाफ़ी बरादरी के साथ हो रहा है, बरादरी के साथ और टेलीविज़न इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के साथ, वो सब के सामने है। शहीद अरशद शरीफ पर 14 से 16 FIRs किसके कहने पर करवाई गई? नंबर 2, शहीद अरशद शरीफ को काले करके कौन धमकियां देता रहा? नंबर 3, शहीद अरशद शरीफ को एयरवाई से किसने निकाल कर बेरोजगार किया? नंबर 4, किसने शहीद अरशद शरीफ को मादरे वतन छोड़ने पर मजबूर किया? नंबर 5, कौन अरशद शरीफ को घेर कर दुबई से कीनिया ले गया? और कौन है जिसने दुबई अथॉरिटीज़ को अरशद शरीफ को 48 से 72 घंटे में मुल्क छोड़ने पर मजबूर कर दिया? शहादत के बाद इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर हादसा दिखाने की किसने कोशिश की? क्योंकि मीडिया पे ये नहीं बताया गया कि उनको टारगेट किलिंग की गई है, बल्कि हादसा शो किया गया था। किसने जनाजे के वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जबकि ये वक्त जनाजा पढ़ने का था, लेकिन एंड टाइम पे आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस की? ये भी इंतहाई अफसोसनाक है। जबकि पूरी कौम जनाजे में मसरूफ़ थी, पूरी कौम या तो टीवी पे बैठ के जनाजा देख रही थी, या फिर इस्लामाबाद की तारीख़ का सबसे बड़ा जनाजा लोगों ने देखा कि शहीद पाकिस्तान अरशद शरीफ के जनाजे में शरीक थे। ये बहुत से क्वेश्चन हैं, इस क्वेश्चन इतने ही काफ़ी है, लेकिन इसके साथ मैं एक और आपसे जिक्र करना चाहता हूँ कि आप ये कह रहे हैं कि वो मुझसे राब्ते में थे और अगर मुझसे बात होती तो मैं उनको प्रोटेक्शन देता या वट एवर जो एलिगेशंस है उसको देखता। तो मेरी रिक्वेस्ट है, बिल्कुल सबमिशन, बल्कि आप कह लें आज़ाना सबमिशन है, कि अभी भी बहुत से सहाफ़ी हजरात हैं जिनको थ्रेट दी जा रही है। 6 महीने में उनको थ्रेट भी दी जा रही है, उन पे FIRs भी हुई हैं और उन्हें कई लोगों को पकड़ के तशद्दुद भी किया गया। इमरान रियाज ख़ान एक मिसाल है, इसके अलावा जमील अहमद फ़ारूकी हैं जिनको पर FIRs हुई और फिर उनको कस्टोडियल टॉर्चर भी किया गया और उन्हें बेलिबास भी किया गया। ये मैं नाम डिटेल में जाने के बजाय यही आपको काफ़ी पंच लाइन दे दिया है। इमरान रियाज ख़ान, जमील फ़ारूकी, साबिर शाकिर, अयाज़ अमीर, समी इब्राहिम जैसे सहाफ़ी अभी भी ज़िंदा हैं। आज़ादाना कमीशन बनाकर पता करें कि उन्हें जान से मारने की धमकियां कौन दे रहा है। और डिटेल में इमरान रियाज अहमद ख़ान साहब ने कल गालबन एक व्लॉग भी कर दिया है। आप काइंडली अल्लाह का नाम लें और जो बता रहे हैं कि जनाब कल जनाजे के दौरान, जनाजे में फ्राइडे को, वो एक बंदा जो सिविल लिबास में था और वो मोबाइल देख के बता रहा था इमरान रियाज को कि जनाब ये आपका लाहौर का घर है, ये इस्लामाबाद में घर में आप ठहरे हुए हैं, और सिर्फ इस्लामाबाद के घर में नहीं बल्कि इशारा करके कहा इस कमरे में आप ठहरे हुए हैं। तो अंदाज़ा लगा लीजिए तो किन को धमकियाँ दे रहे हैं, कौन दे रहे हैं? ये पाकिस्तानी कौम देख रही है। अब ये मेरा ख्याल 1970 और 1980 का दौर नहीं है, ये 2022 का है। ना धमकियों से पाकिस्तान अवाम डरेगी, ना किसी की गीदड़ भभकियों में आएगी। ये अवाम अपना हक लेना जानती है। याद रखिए, ये 22 करोड़ अवाम पाकिस्तानी अवाम का मुल्क है और पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन के प्रीएम्बल में लिखा हुआ है कि सॉवरेनिटी, इक़्तिदार आला का मालिक अल्लाह ताला है और उस इक़्तिदार आला को एक मुक़द्दस इमानत के तौर पे पाकिस्तान की आवाम अपने मुंतखब करदा नुमाइंदों के ज़रिए इस्तेमाल करेगी। इसके अलावा बाकी सारे इदारे मोहतरम हैं, उस वक्त तक मोहतरम है जब उनका फ़र्द
उनके फ़र्द अपने आइन और कानून के मुताबिक काम करेंगे। पाक फ़ौज हमारी जान है। मैं भी 90s में पाक फ़ौज में जाना चाहता था और मैं ISIS भी रिकमेंडेड भी हूँ, लेकिन नेज़ल प्रॉब्लम की वजह से मैं ज्वाइन नहीं कर सका। हर पाकिस्तानी बच्चे का, बूढ़े का, ख़वातीन का पाकिस्तान के साथ दिल धड़कता है, पाक फ़ौज के साथ खड़ी है, अपने जुडिशरी के साथ खड़ी है, अपने तमाम इदारों के साथ खड़ी है। लेकिन याद रखिए, हमारा आइन मौजूद है कि डिस्क्रिमिनेशन किसी की नहीं होनी चाहिए। अगर कोई शख्स किसी भी इदारे का गलत काम कर रहा है तो उसे पाकिस्तानी अवाम को हक हासिल है कि वो एतराज़ करे और उस पर अकाउंटेबिलिटी उसके ख़िलाफ़ होनी चाहिए। लेकिन अनफॉर्चुनेट पाकिस्तान में अभी तक अकाउंटेबिलिटी लॉज ही नहीं बनी, और जो मौजूद थी ये इम्पोर्टेड हुकूमत जो रजीम से चेंज की कॉन्स्पिरेसी के तहत पाकिस्तानी अवाम पर मुसलत की गई है, उसने वो जो थोड़ा बहुत लॉ मौजूद था, नैब लॉ ऑर्डिनेंस ही ख़त्म कर दिया, मनी लॉन्ड्रिंग सेट असाइड कर दिए मामलात। तो ये नहीं चलेगा। मजबूत एक बॉडी होनी चाहिए, अकाउंटेबिलिटी बॉडी होनी चाहिए नैब की, जिसमें सारे अकाउंटेबल होने चाहिए, सियासतदान भी, ब्यूरोक्रेट्स भी, फ़ौजी भी, जर्नल भी और जुडिशरी भी, सारे होने चाहिए, सारे अकाउंटेबल होने चाहिए। और इसके साथ ही आजकल आज़म सवाती साहब ने बड़ा क्लियर कर दिया है, उस पर भी अल्हम्दुलिल्लाह हाथ उठाए, बात करें कि आज़म खान सवाती के साथ जो हुआ वो सब के सामने है, ज़्यादती हुई। एक सेनेटर 74-75 साल के सेनेट के साथ जो हुआ वो सुप्रीम कोर्ट को भी यकीनी तौर पे सुमोटो लेना चाहिए। उन्होंने रिक्वेस्ट भी की है। मैं उनके जब उन्होंने सेनेटर और वकला के साथ सुप्रीम कोर्ट की दहलीज पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की और चीफ जस्टिस साहब से मुतालबा किया कि काइंडली अंडर आर्टिकल 184(3) के तहत आप सुमोटो नोटिस लेके मेरे मामले की तहकीक करें कि मेरे ख़िलाफ़ जिन्होंने ज़्यादती की है उन्हें बुलाएं, लेकिन अभी तक उन्हें नहीं बुलाया गया। फिर गुज़श्ता कल आज़म खान सवाती ने दोबारा प्रेस कॉन्फ्रेंस की और यही रिक्वेस्ट की। मैं समझता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब को इस पे सुमोटो लेना चाहिए। उन्होंने बाज़ाब्ता नाम लेके अब बता दिया है कि सेक्टर कमांडर और एक मेजर जनरल हैं जिन्होंने उनको तशद्दुद कराया, और 4:30 बजे 3:10 पे उनके घर रेड हुई और फिर 4:30 बजे इनके हवाले कर दिया सिविल कपड़े में। तो आज के वीलॉग में इतना ही काफ़ी है। बाकी नेक्स्ट वीलॉग पे इमरान खान साहब के जो लॉन्ग मार्च है उसके हवाले से आपको अपडेट करूँगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।